Good afternoon everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the next topic of inorganic chemistry, that is electron counting scheme. अभी हमने जब प्रीवियस वीडियोस डिस्कस की थी कार्बोनिल्स में, तब हमने रूल सीखे थे, जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हो गया, कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो गया, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स. इन टूडेज़ वीडियो अब हमारे पास क्या आ गए हैं, क्लस्टर्स आ गए हैं. क्लस्टर्स में हम उनकी जो फ्रेमवर्क है या जिस स्केलेटल फॉर्म में वो पॉलीहेड्रा अरेंज हुआ है, हमें सिर्फ बस वो गैस करना है. क्लियर. अभी ये लैंग्वेज तो आपको समझ नहीं आएगी. अभी हम साथ में क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल साथ में कंसिडर कर लेंगे और साथ साथ में मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करती रहूँगी, एक्सप्लेन करती रहूँगी. तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं. रोडियम 6 CO16. अभी 1 by 1 वेड्स रूल होता क्या है, हमारे पास वेड्स रूल बेसिकली रूल है इन ऑर्डर टू असाइन द फ्रेम स्केलेटल स्ट्रक्चर टू दैट पर्टिकुलर क्लस्टर. जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया होगा, क्लस्टर दिया होगा, चाहे वो हैलाइड हो या कार्बोनिल हो, ज़्यादातर कार्बोनिल के क्लस्टर्स दिए होते हैं, तब आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम लगाओगे. स्कीम लगाने के बाद जो आंसर आएगा उससे आप प्रिडिक्ट करोगे जो आपका पर्टिकुलर क्लस्टर है वो किस फॉर्म में अरेंज हुआ होगा, क्लोजो होगा, नीडो होगा, रेक्नो होगा. वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम ना पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और साथ साथ में मैं आपको करके भी दिखा दूँगी. सबसे पहले हमारे पास क्या है, एड ऑल द वैलेंस. सबसे पहले वेड्स रूल में ना 1 by 1 आपके पास रूल होगा. एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन वेड्स रूल. वेड्स रूल है क्या, पहले आप वो एक्सप्लेन करोगे. वेड्स रूल के किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर को असाइन करने के लिए कि हमारा जो स्केलेटल स्ट्रक्चर बेसिक हमें कंपाउंड दिया गया है वो किस फॉर्म में अरेंज हुआ है. फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम स्टार्ट करोगे. इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम के लिए वो आपको ऐसे कोई भी कम्प्लेक्स दे देगा, आप इसे कैसे यूज़ करोगे वो हम देखते हैं. सबसे पहले वो क्या क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप में ऐड ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द मेटल एटम इन द कार्बोनिल क्लस्टर. जो भी कार्बोनिल क्लस्टर में आपको मेटल एटम्स दिए हुए हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप क्या कर दो, ऐड कर दो. हमें पता है, मैंने इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम आपको सिखाई थी. ये अगर आपने नहीं सीखी हुई तो आप ये एक बार देख लो. 3 4 5 6 7 8 9 10. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम. तो इससे आपको पता चल जाएगा. इससे ज़्यादा के कॉम्प्लेक्स आपको पूछे नहीं जाते. जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोडियम की. तो रोडियम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 9. तो आप ये स्कीम याद कर लो ताकि आपको मेटल आइटम्स के इलेक्ट्रॉन काउंट मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. रोडियम के आपके पास इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, 6. रोडियम मेटल कितने लगे हुए हैं, 6. कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 9, 54. फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया. अभी सेकेंड पॉइंट में वो क्या बोल रहा है, ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द क्लस्टर. सेकेंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि आपने क्या करना है, 54 में क्या जोड़ने हैं, कितने कार्बोनिल्स हैं, 16 है. 16 2s द 32. तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, 86. ये हो गया. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सपोज करो कि आपके क्लस्टर पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया होता, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो. ठीक. अगर 2 नेगेटिव दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो. अगर सिमिलर वे में पॉजिटिव दिया हुआ, +1 दिया हुआ, तो 86 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो. अगर +2 दिया हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, माइनस कर दो. मैं आपको एक बार शो करती हूँ कि कैसे कर रहा है, फिर हम जब प्रैक्टिस करोगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगा. जैसे अभी हम आयनिक वाला देखते हैं. अभी आयनिक का पॉइंट समझना है ना, बाकी तो समझ में आ गया कि इसके जोड़ने हैं, फिर इसके जोड़ने हैं और उसके बाद चार्ज को देखना है. चार्ज यहाँ पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज था, तो देखो यहाँ पे 1 ऐड किया हुआ है ना,
क्योंकि नेगेटिव है तो ऐड करना है। अगर सपोज़ करो अगर कोई लैटिक्स होता है एग्जाम्पल में पॉजिटिव वाला, तो मैं आपको बता देती हूँ, वो आपने माइनस कर देने थे उतने इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ नेगेटिव चार्ज टू द टोटल नंबर ऑफ, तो हमने चार्ज को भी बैलेंस कर लिया। अभी आपका फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ऐड टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके लैटिक्स के अंदर ये कैपिंग हो रखे हैं, कैपिंग में जैसे मैंने कल आपको बताया था जब हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था ना ये कार्बन ने 5 बॉन्ड ही बनाए हुए हैं आरएन के साथ, ये जस्ट इंटरस्टिशियल साइट में क्या हो रखी है, फिट हो रखी है। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। जैसे अभी अगर आपको कार्बन अकेला मिलता है तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। सल्फर के कितने हैं, 6। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, देखो 3 ऐड किया हुआ है ना। तो अगर आपके लैटिक्स के अंदर कोई एटम इंटरस्टिशियल एटम हुआ तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे कार्बन था तो देखो 4 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन था तो 5 जोड़ा हुआ है। तो अभी आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन यूज फॉर नॉन स्केलेटल बॉन्डिंग इज़ 12 फॉर ईच मेटल एटम। जो नॉन स्केलेटल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं गए हैं वो हर एक के लिए 12 भी हैं। जैसे 86 में अभी आपके पास कितने मेटल एटम्स हैं, 12 को 6 से मल्टीप्लाई, हर एक मेटल एटम के लिए 12 इलेक्ट्रॉन्स आपने मल्टीप्लाई किए, 12 6 था 72। फोर्थ स्टेप में क्या बोल रहा है कि आपने उनको माइनस करना है और हाफ से डिवाइड कर देना है। 86 माइनस 72 उसे डिवाइड करोगे कितना आया, यहाँ पे मैं आंसर 72 से डिवाइड किया तो आपको 7 मिल गया। अभी इस 7 का क्या करना है, अभी ध्यान से देखो आपके पास मेटल एटम कितने थे, मेटल एटम कितने हैं, 6। 6 में कितने प्लस करोगे कि आपको 7 मिल गया, 6 में हमने 1 जोड़ा तो हमें 7 मिल गया। तो अभी जो फाइनल स्टेप है वहाँ पे आपने असाइन करनी है अपनी स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर असाइन करोगे। कैसे असाइन करोगे, मेटल में एक जोड़ा, तो अगर आपको आपका जो नॉन बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो मिल गया तो वो स्ट्रक्चर का नाम आप क्या दोगे, क्लोजो। अगर आपको अपनी मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ये काउंट मिला होता तो वो स्ट्रक्चर क्या होती, नीडो। अगर अपनी मेटल में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद आपको वो काउंट मिला होता तो आप क्या लिखते उससे, रेक्नो। क्लियर। ये सिंपल सा वेट रूल है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मेटल एटम्स हैं जितने इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट करेगी, इसके लिए मैंने आपको ये सीरीज़ सिखा दी। आप अपने पीरियोडिक टेबल में भी ये देखा होगा, वहाँ पे 3 लिखा होता है, थर्ड ग्रुप यहाँ पे लिखा होता है ना, थर्ड ग्रुप, तो वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3rd 4th 5th। मैंने आपको 10 तक सिखा दिया। अभी रोडियम 6 कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 54। फिर हमने क्या करना है, कार्बोनिल के काउंट में जोड़ने हैं, फिर वो करना है। फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस किया और फिर उसने क्या बोला कि अगर कोई चार्ज है तो वो भी अगर माइनस में है तो ऐड कर दो, प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भी कर लिया। तो उसके बाद उसने क्या बोला कि नॉन स्केलेटल जितने मेटल एटम्स हैं पर मेटल एटम नॉन स्केलेटल बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, 12 6 था 72। फिर उसके बाद फाइनल स्टेप क्या करोगे, हाफ ऑफ दैट 86 माइनस 72। तो इसको क्या लिख रहा है वो, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। वो फाइंड आउट किए तो काउंट आया 7। अभी आप क्या करोगे, उसे असाइन करोगे। अगर आपको मेटल कितने हैं, नंबर ऑफ़ मेटल एटम 6 है, तो 7 बनाने के लिए हम सिर्फ 1 जोड़ेंगे। तो इसका मतलब इस रोडियम 6 का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है या फ्रेमवर्क है वो क्या होगा, क्लोज होगा। क्लियर। बस इतनी सी बात है इसमें। यहाँ पे ऐड करोगे आप, यहाँ ऑस्मियम 5 CO16 8 5 था 48 कंट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद 32 ऐड किया। फिर उसके बाद देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई इंटरस्टिशियल एटम है, सब कुछ जोड़ा। 12 5 था 60 माइनस किया, 6 आ गया, 5 + 1 6। अगेन ये क्या है, क्लोजो 5। क्लोजो का मतलब होता है हमारा पेरेंट एटम। पेरेंट एटम 5 का पेरेंट एटम बच्चे याद रखना, जैसे 6 का पेरेंट एटम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होता है। 5 का पेरेंट एटम क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है।
तो क्लोजो का मतलब बेसिकली हमारा पेरेंट एटम ही है। 6 का पेरेंट एटम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। क्लोजो में 5 का पेरेंट एटम क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और नीडो का मतलब पेरेंट एटम में से एक वर्टेक्स मिसिंग है, नीडो का मतलब ये होता है। तो अभी आप देखो ध्यान से, ऑस्मियम 5 में हम चेक करते हैं। ये मैंने परफॉर्म किया, 5 8 40, कार्बन इंटरस्टिशियल पे उसके भी 4 जोड़ दिए, 30 इलेक्ट्रॉन्स वो जोड़ दिए, टोटल काउंट आया 74। फिर उसके बाद 12 5 60 डिवाइड किया, 7 आया। 5 + 2 करके मेरे को दोबारा से 7 मिलेगा, तो मेरे पास आया नीडो। अभी नीडो आपने कैसे ड्राइव किया होगा? अभी इसमें क्या है, 2 जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसका एक वर्टेक्स रिमूव है। एक वर्टेक्स रिमूव कहाँ से हुआ होगा? 6 में से 5 बने होंगे, एक वर्टेक्स आप कैसे रिमूव करोगे? अभी आपको ये बोला कि ये आपका जो लेटिक्स है वो नीडो में है, ठीक है। नीडो का मतलब है एक वर्टेक्स रिमूव। अगर मैं वो एक वर्टेक्स ऐड कर दूँ तो मेरा पेरेंट एटम कौन निकलेगा? 6 वाला। 6 वाला पेरेंट एटम कौन है? ऑक्टाहेड्रल। तो इस हिसाब से आपको बोलना है, ऐसा पॉलीहेड्रन ऑक्टाहेड्रन में जहाँ से एक वर्टेक्स रिमूव हुआ हुआ है, तो आपने ये बता के आना है। अभी एरेक्नो में देखो, एरेक्नो में 4 + 3 7 बना हुआ था, यहाँ पे गलती से हो गया। यहाँ पे देखो 4 + 3 7 है ना, 4 + 3 7, 4 + 3 मतलब 4 में कितने वर्टेक्स जोड़ोगे? 2 वर्टेक्स रिमूव हुए हैं, इसका मतलब ये है। यहाँ पे इसका मतलब 2 वर्टेक्स रिमूव हुए हैं, ठीक है। नीडो का मतलब होता है, एरेक्नो का मतलब होता है 2 वर्टेक्स रिमूव हुए हुए हैं। ओरिजिनल आपको बोला है कि ये एरेक्नो है, एरेक्नो में आपने 2 वर्टेक्स ऐड किए तो आप कहाँ पहुँच गए? 6 पे पहुँच गए। इसका मतलब मेरा पेरेंट एटम कौन है? ऑक्टाहेड्रन है, ऑक्टाहेड्रन, जिसमें से ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2 वर्टेक्स आर रिमूव्ड। तो ये मेरा स्केलेटल स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो इस वे में आपने वेड्स रूल को डिफ़ाइन कर दिया। सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा, वेड्स रूल को डिफ़ाइन करोगे, फिर हाउ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला ऐसे पॉइंट्स अपने मेंशन करोगे, जैसे अभी हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इफ़ेक्टिव बनाना है उस कॉन्सेप्ट को, तो एक एग्जाम्पल को साथ में रेफरेंस लोगे तो एग्जामिनर को समझ आएगा कि आप हर चीज़ स्टेप बाई स्टेप समझा रहे हो। इफ़ इन केस अगर आप अपना पॉइंट पहले एक्सप्लेन करके बाद में एग्जाम्पल से समझाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन साथ साथ में चलते तो बेटर लगता। फिर उसके बाद जब असाइन करोगे तो असाइन में भी आप ऐसे तीनों मेंशन करोगे कि m+1 हुआ तो इसे बोलेंगे, m+2 हुआ तो ये बोलेंगे, 3 हुआ तो इसे ऐसे बोलेंगे। तो एग्जाम्पल आप कोई से भी लिख सकते हो। कई बार ये ऐसा होता है कि एग्जामिनर एग्ज़ाम में आपको कैसे पूछा होता है कि डायरेक्ट से एग्जाम्पल दी होती है, तो फिर तो आपने सिंपली इलेक्ट्रॉन काउंट ही करके दिखाना है, फिर आपको लैंग्वेज के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, एज अ न्यूमेरिकली पूछा हुआ है, क्लियर। पर फिर भी शॉर्ट पॉइंट दे दोगे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस टॉपिक में सिर्फ इतना सा था कि आपने सिर्फ वेड्स रूल पे अप्लाई करना है। जब आपके पास हायर काउंट हो जाएगा वहाँ पे भी आप वेड्स रूल को अप्लाई कर सकते हो।